नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम फुल ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ, जिसका नाम है आस्क डॉक्टर चरक। दोस्तों, हमारी कोशिशें और आपका सहयोग दिनों दिन रंग ला रहा है। आपके लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स हमें भारी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं और यही सबूत है आपके और हमारे बीच एक अटूट बंधन का। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही कोशिश है कि हम आपके जीवन को आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निरोगी बना सकें। और इसी प्रयास को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड आस्क डॉक्टर चरक का। आज के एपिसोड का विषय है जॉइंट पेन्स एंड बैक पेन्स। तो अगर इस विषय से जुड़ी आपकी कोई समस्या है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0222-369-0506। आज के हमारे एपिसोड का विषय है जॉइंट पेन एंड बैक पेन, जो आजकल एक आम समस्या हो गई है। एवरी सेकेंड पर्सन यू सी, वो कहते हैं अरे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ओल्ड पीपल। इनफैक्ट हम देखते हैं कई स्कूल के बच्चे भी ये कंप्लेंट काफ़ी ऑफन करते हैं। तो आइए इस समस्या का समाधान जानते हैं आयुर्वेद के नज़रिए से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय से। डॉक्टर रविंद्र एल उपाध्याय, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। आप एमए पोदार हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल ओपीडी इंचार्ज हैं। आपने आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया है एवं आयुर्वेद के संबंध में कई लेख लिखे हैं। आपका आधुनिक आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अपने अनुभव और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा अनगिनत रोगियों को बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीजेज एंड आयुर्वेदिक अप्रोच, फर्टाइल सॉल्यूशन और प्रिवेंट हार्ट अटैक नाम के आपके लेख आयुर्वेद जगत में प्रसिद्ध हैं। आपने आज के दौर की तमाम बीमारियों एवं लाइलाज रोगों पर आयुर्वेदिक दृष्टि डालते हुए कई प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर्स दिए हैं एवं इन रोगों पर आयुर्वेद की पकड़ के बारे में बतलाया है। आप पिछले 27 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोगियों की सेवा कर रहे हैं। आज के आस्क डॉक्टर चरक के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं जॉइंट पेन्स और बैक पेन्स के विषय पर डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय के साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन नंबर नोट नहीं किया? कोई बात नहीं, एक बार नोट कर लीजिए 0222-369-0506। और जब तक आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन क्यों होता है? इसका कारण क्या है? जॉइंट पेन्स होने के कारण अनेक हैं। जब यंग एज में जॉइंट पेन्स होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि व्यायाम का अभाव। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, कुछ भी उटपटांग खाते हैं, अपनी ताकत से अधिक वज़न उठाने की कोशिश करते हैं और खान पान के गलत तरीके से, जैसे कि मिक्स फूड, वृद्धासन जैसे कारणों की वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता है। तो जॉइंट पेन्स को मैं ये 2-3 कैटेगरी में रखना चाहूँगा कि एक तो सादा जॉइंट पेन्स, दूसरा गठिया अमवात या उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहो, और तीसरा है जो अपनी ताकत से अधिक वजन उठाने की वजह से होने वाला जॉइंट पेन। और एक बहुत महत्व की बात मैं आपको बताना भूल गया कि खेलकूद के जरिए भी जॉइंट पेन्स निर्माण होते हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि क्रिकेटर, हॉकी, फुटबॉलर, इन लोगों में भी मार लगने की वजह से, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से भी जॉइंट पेन्स होते हैं। उनके मेनिस्कस में या उनके बाकी मसल्स में भी मार लगने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। ये बीमारी जिसे हम कहते हैं ये पैदा होती है, क्या ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती है? जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, जॉइंट पेन्स भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते यदि आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करें तो आप जरूर खान पान में बदलाव लाकर इन जॉइंट पेन्स को आप जीत सकते हैं। वैसे पुराने ज़माने में जैसे हम रामायण वगैरह भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लेप का उल्लेख किया गया है, और जैसे बूटियां हैं, संजीवनी बूटी वगैरह। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसे कुछ उपचार मौजूद हैं? आज भी वही लेप अवेलेबल हैं जो हम लोग एक ज़माने में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि दशांग लेप, 10 अलग अलग जड़ी बूटियों से बना हुआ, फिर गंधा बिरुजा लेप, ये भी लेप आज आप लगाएं
और मामूली चोट लगने की वजह से आने वाली सूजन और उसमें जब पानी भर जाता है, ऐसे वक्त भी ये लेप उतना ही अक्सर काम करते हैं जितनी आज की सर्जरी काम करती है। इस प्रोसेस को क्या कोई नाम दिया गया है आयुर्वेद के दौरान? इसको शोथग्न लेप करके माना जाता है कि जो स्थानिक लेप करके उस सांधे को ज़्यादा हिलचाल करने से रोकता है। और उसी साथ ही साथ अंदरूनी कुछ दवाइयाँ दी जाए, जैसे कि दशमूल क्वाथ, दशमूल घनवटी, योगराज गुग्गुल, ये जैसी दवाइयाँ यदि पेट से दी जाए तो ये सूजन, ये इंजरी अच्छी तरह से काबू में लाई जा सकती है। ये तो हुई जॉइंट पेन की बात। अब आते हैं बैक पेन के विषय पर। बैक पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बैक पेन में ये अक्सर देखा गया है कि जब यंग एज में ये पाया जाता है तो कई बार इंसान अपनी ताकत से अधिक और बिना सही प्रिकॉशन लिए वो अपनी ताकत से अधिक वजन उठाने जाता है, तब बैक पेन होता है। दूसरा महत्व का कारण है खेलकूद के समय गिरना। अच्छा। और गिरते वक्त ऐसी इस तरह से गिरते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डियों में इतनी बुरी चोट आती है, तब जाके ये स्पाइन का प्रॉब्लम तैयार होता है। वैसे ये भी मान्यता है आयुर्वेद में, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था, कि लोगों को रोज़ घी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे मैंने कहीं सुना है कि जो घी होता है वो एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है जो हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शन को कम करता है। क्या ये सही है? एकदम सही है। स्नेहन या लुब्रिकेशन ये शरीर को ज़रूरत है। ये लुब्रिकेशन की वजह से हाजमा नहीं हो पाता। सही प्रमाण में यदि प्योर घी का इस्तेमाल करें, सही प्रमाण में तेलों का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ बस्ती जैसे प्रक्रिया का उपयोग करें, तो ये जॉइंट पेन्स की बीमारियां अच्छी तरह से टैकल की जा सकती है। और बैक पेन को टैकल करने में आयुर्वेद में कौन कौन सी क्रियाएं यूज़ की जाती हैं? बैक पेन के लिए भी स्नेहन, स्वेदन, कटिबस्ती, कुछ मौखिक कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, सिंहनाथ गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, निर्गुंडी क्वाथ, दशमूल क्वाथ जैसी दवाइयां ली जाए और उनको मसाज किया जाए और उनको नाड़ी स्वेद दिया जाए। ये नाड़ी से स्वेद और ये मसाज, ये बहुत अक्सर इलाज देखा गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में, जैसे 4-5 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और लगातार कई घंटों तक ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे सुनने में आया है कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। क्या ये सही है? जी नहीं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो एक्सरसाइज करते करते उनकी बढ़ती हुई उम्र में उनकी हाइट भी बढ़ी हुई देखी जाती है। किंतु कम उम्र में यदि गलत तरीके से और ज़्यादा प्रमाण में वेट लिफ्टिंग जैसी क्रियाएं की जाए, डेफिनेटली उन लोगों में ही हाइट बढ़ती नहीं है, ये देखा गया है। जैसे कि जिम्नास्ट होते हैं और जो बच्चे कराटे सीखते हैं, वो लोग लगातार दिन में 3-4 घंटे ट्रेनिंग लेते हैं जी, तो इससे उनकी हाइट पर कोई असर नहीं सिर्फ वेट लिफ्टिंग में, बाकी जिम्नास्ट में हाइट अक्सर बड़ी हुई दिखाई देती है जी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है और बेशक लोग इसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं आशा कामत बोल रही हूँ, विले पार्ले मुंबई से। हाँ जी, आपकी समस्या क्या है प्लीज बताइए, हमारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, मुझे जोड़ों का दर्द के बारे में पूछना था जी। जोड़ों का दर्द आनुवंशिक है? और दूसरा सवाल ये था कि इसके लिए खान पान में कुछ परहेज रखना चाहिए क्या? जी हाँ। जोड़ों का दर्द आनुवंशिक नहीं है, हाँ, किंतु यदि आपके खानदान में गलत तरीके से खान पान का यदि सिलसिला चालू रहा, जैसे कि रात के समय अक्सर दही खाना, खट्टी चीजों का, मिर्ची मसाले वाली चीजों का अक्सर इस्तेमाल करते रहना, तो जिन लोगों में जोड़ों का दर्द नहीं था कुछ वर्षों पहले, उन लोगों में भी ये जोड़ों का दर्द की शुरुआत हो जाएगी। और भोजन के बाद मिल्क शेक जैसी चीजों का अक्सर इस्तेमाल करते रहना। कौन सी चीजों का? मिल्क शेक, फ्रूट मिल्क शेक। तो डेफिनेटली आपको ये जोड़ों का दर्द जो नहीं था, वो आपको जोड़ों का दर्द आप में भी आ सकता है। और हमारे एक पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि ना सिर्फ मिल्क शेक, लेकिन कुल्फी, आइसक्रीम जैसे ठंडी चीजें भी खाने के बाद कभी नहीं लेनी चाहिए, जो कि लोग ज्यादातर लेते हैं स्वीट डिश के तौर पे।
क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर पैदा होता है और ये ठंडी चीज़ें लेने से बॉडी का टेम्परेचर फिर से चेंज हो जाता है, तो पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। मुझे दूसरा सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। कर्ड खाना चाहिए कि नहीं? दही कर्ड्स खाना चाहिए, किंतु उसमें 2-3 चीजें अक्सर डालकर ही खाना चाहिए। और कर्ड्स हो सके उतना खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर्ड्स होंगे तो आपको जरूर नुकसान नहीं करेगा। और कर्ड्स खाने के पहले उसमें आंवला, जीरा जैसी चीजें डालकर आप गुड़ खाएं, आप दही खाएं, मगर बिना, और ये सब चीजें डालकर भी रात को तो किसी भी हालत में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो नॉर्मल पर्सन हैं जिनको जॉइंट पेन या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कब्ज भी नहीं है, क्या वो भी रात को दही उन्हें भी नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, आयुर्वेद के मुताबिक यदि आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब यही रहेगा कि रात को बिल्कुल दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये तो दही की बात हुई कि आयुर्वेद के अनुसार रात को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट दूध? कई लोगों को ये आदत रहती है कि खाना तो खा लेते हैं लेकिन सोने से पहले उनको कहते हैं कि 1 ग्लास गरम गरम दूध तो मुझे चाहिए। दूध वर्ज्य नहीं है, दूध जरूर पी सकते हैं, मगर भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद सोते समय दूध लिया जा सकता है। हाँ। और व्हाट अबाउट छाछ? छाछ ये रात को वर्ज्य है। छाछ रात को नहीं, छाछ दिन में ही लेते हैं जी। जितने भी कर्ड्स के प्रिपरेशन से, दही के प्रिपरेशन से, उनका इस्तेमाल सुबह और दोपहर तक ही सीमित है जी। रात को उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जॉइंट पेन को ट्रीट करने के लिए, और जॉइंट पेन्स के लिए खास करके ये ध्यान रखें कि जिन लोगों के आहार में रोजाना दही का इस्तेमाल हो रहा है, वो जॉइंट पेन से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले वो दही का इस्तेमाल बंद करें। चाहे वो 2-3 चीजें डाल के भी खाने की नौबत आए तो भी ना खाएं। जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोला। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए प्लीज और जरा ऊंचा बोलिए। मैं विजय आपसे बात करता हूँ, थाना से। हाँ बोलिए। मुझे डॉक्टर साहब को पूछने का है, लो बैक पेन के बारे में मुझे पूछने का है मुझे उनसे। हाँ पूछिए पूछिए। साइटिका जो होता है, साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है वो लो बैक से रिलेटेड है क्या? लो बैक एक का जो प्रॉब्लम है, वो उम्र के हिसाब से भी पाया जाता है। अच्छा। डिजेनरेटिव चेंजेस जब आते हैं इंसान में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें भी लो बैक एक अक्सर दिखा जाता है। किंतु जो लोगों में अक्सर घी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जवानी में, उन लोगों में ये चेंजेस कम उम्र में भी आते हैं। ये लो बैक निकाल देने के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या उपाय किए जाए? सबसे पहले तो लो बैक एक दूर करने के लिए जिन कारणों की वजह से ये लो बैक एक हो रहा है, आज ये मॉडर्न युग का यदि देन कहो या श्राप कहो, उस मॉडर्न युग में यदि डंडलो पिलो की गादी में जिन लोगों को सोने की आदत है, उन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। सैगिंग सोफा कम बेड, जैसे सोफा कम बेड में लेके लोग सो जाते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो सबसे पहले इसको दूर करने के लिए इस प्रकार के सोने के स्थान को वर्ज्य करके, हो सके तो दरी बिछाकर, नहीं तो सिंपल गद्दी बिछाकर उस पर सोने की कोशिश करें। और कुछ व्यायाम बताए हुए हैं, योगाभ्यास बताया हुआ है, तेल मसाज बताया गया है। साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज कब्जियत जिनको होता है, उन लोगों में भी ये लो बैक एक अक्सर पाया जाता है, चाहे वो जवानी हो या चाहे वो बुढ़ापा। तो इन दोनों चीजों में कब्जियत को दूर करने की पूरी कोशिश करें। उसके लिए बस्ती ले, विरेचन ले, मालिश करवाए और नाड़ी स्वेदन ले। जब तक ये चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये लो बैक आपका दूर नहीं हो सकता है। आयुर्वेदिक में क्या दवा ले सकते हैं हम इसके लिए? आयुर्वेद के मुताबिक यदि आपको लो बैक को दूर करना हो तो सिंहनाद गुग्गुल है, दशमूल क्वाथ है, गुरुच्यादि क्वाथ है, युगराज गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है। ये दवाइयों का इस्तेमाल वैद्य की सलाह के अनुसार उसकी निगरानी में ही करें। और जहां तक पंचकर्म का सवाल है, पंचकर्म इसमें बहुत विशेष उपयोगी बन सकता है। तो वैद्य की सलाह के मुताबिक पंचकर्मा का यदि इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू साहब। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।